हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्ताज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है और इसके 15 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे, उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। और अगर इसके पेपर पैटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें 120 क्वेश्चंस टोटल होते हैं, 120 नंबर के। तो इसमें 50 क्वेश्चन जीएस जीके के रहते हैं दोस्तों, और 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो सबसे पहले हम लोग जीके और जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सेट यानी कि पेपर वाइज अच्छे से कवर कर रहे हैं। हर एक पेपर में हम लोग 50 क्वेश्चन जीएस के दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो जिन लोगों की जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले की वीडियोस भी दोस्तों अच्छे से देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझें और उन्हें अच्छे से एनालाइज करें कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इसका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण गंगोत्री। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था और वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 11, यानी कि फुटबॉल टीम में दोस्तों टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इन तीनों गेम्स में दोस्तों 11 खिलाड़ी ही होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या भी। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद और संबंधित राज्य। तो दोस्तों, वंशधारा नदी जल विवाद है वो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में स्थित। गोदावरी नदी जल विवाद जो दोस्तों संबंधित है वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक से संबंधित है। कृष्णा नदी जल विवाद दोस्तों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है। और कावेरी जल विवाद दोस्तों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी से। अगला क्वेश्चन है, किसने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा हिमा दास ने। अगर दोस्तों ये करंट अफेयर के से देखा जाए तो ये 2019 का पेपर है, तो इसमें 2018 का करंट अफेयर पूछा गया है, लेकिन ये वैसे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके के बेस से भी। तो जुलाई 2018 में हिमा दास IAAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गए। तो ये दोस्तों ये जीके के हिसाब से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा काली मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृण्मय, गहरी और अपारगम्य होती हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग में पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा तैयार की जाती है और यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेशन के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है।
वर्तमान रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में भारत 126वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऊतक विज्ञान। चलिए बाकी की शाखा और उसके अध्ययन भी देख लेते हैं। तो ऊतक विज्ञान का अध्ययन ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। और साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। शरीर रचना विज्ञान दोस्तों शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और विकृति विज्ञान के अंतर्गत रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का निर्माण टेट्राफ्लोरोएथेन के मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का सामान्य नाम है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किया जाता है। दोस्तों नॉनस्टिक बर्तन में वो जो काली परत होती है उसी को ऊष्मा प्रतिरोधी परत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने जितने भी सेट पेपर कवर किए हैं तो ये चीज़ अच्छे से एनालाइज की होगी कि खेल से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस तो हर सेट में हम लोगों को मिले हैं। मैं हर सेट में बोलती हूँ कि खेल से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं, जितना करंट अफेयर है और जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कप हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फील्ड हॉकी से। चलिए आगे नाम और संबंधित खेल देख लेते हैं। तो सुल्तान अजलान शाह कप फील्ड हॉकी खेल से संबंधित है। और मर्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। स्वेथलिंग कप टेबल टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप, सुदीरमन कप, उबर कप और योनेक्स कप ये बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विजयनगर की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और इन्होंने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 4 राजवंशों में संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडु शामिल थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेरक। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य के संस्थापक था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गोपाल। पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 750 ईस्वी में की थी। पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया था। और गौरतलब कि पाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। और पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो 1509 से 29 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे तुलुव वंश से संबंधित थे और उनके शासन में विस्तार और समीकरण की विशेषता थी। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त माल्यद के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी वर्ड फुट डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिसिसिपी नदी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा बनाती है और इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। गौरतलब है कि मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। और इस नदी की लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, निलंबन, निषेधाधिकार या वीटो। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे निलंबन,
निषेधाधिकार या वीटो कहा जाता है और भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशित है। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा एशिया से। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत 2500 किलोमीटर की लंबाई तक काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक फैला हुआ है और यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है और यह यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, चारण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उदाहरण घास, टिड्डा, पक्षीगण और बाज। यानी कि टिड्डा क्या खाता है? घास, और पक्षीगण टिड्डा खाते हैं और बाज पक्षीगण को। अगला क्वेश्चन है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो को प्रभावित करते हैं? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा व्यापार की समाप्ति। द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इन नियामकों का निर्धारण नहीं करती है जो व्यापार की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि किसी भी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को हर वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाग 13 में। भारतीय संविधान के भाग 13 के तहत व्यापार, वाणिज्य और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का प्रावधान किया गया है जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल है। अगला क्वेश्चन है, की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है और यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली ने। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोट्स, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को किन संविधानों से लिया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों फ्रेंच से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस या फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। और इसके अलावा प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय पाए जाते हैं हमारे प्रस्तावना में, को सोवियत संविधान यानी कि अब जो रूस के नाम से प्रचलित है के नाम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेंटाथलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 5। पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती हैं और यह खेल पूर्ण एथलीट के सिद्धांत पर आधारित है। यह प्रतिस्पर्धा फेसिंग से शुरू होता है और जिसके बाद एथलीट 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में प्रतिस्पर्धा करते हैं और दिन की तीसरी स्पर्धा घुड़सवारी जंपिंग है और इसके बाद रनिंग और लेजर शूट की संयुक्त स्पर्धा के साथ प्रतियोगिता खत्म होती है। अगला क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ट्रांसलेशन। पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। रूपांतरण एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज
3500 किलोमीटर की लंबाई में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर है और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है और यह उपकरण आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया? तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा, रजिया को। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासन करने का प्रशिक्षण दिया था और जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231 से 32 ईस्वी में निकला तो वो रजिया को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपा था और इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। संसद भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है और संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। यह जन प्रतिनिधि मंच का शीर्ष निकाय होता है। यह मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना तथा आवश्यक मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक यानी कि संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय हैं। ये संसद के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में अपाह शब्द का अर्थ होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जल। संस्कृत में अपाह शब्द का अर्थ जल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैंगो वर्षा के रूप में जाना जाता है। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंगो वर्षा या आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है। यह आम की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि यह वर्षा आमों को जल्दी पकने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर लगभग आप सभी को आता होगा। इसका बी ऑप्शन सही है, आलम आरा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म आलम आरा विश्व की रोशनी थी। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशक अर्देशिर ईरानी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, वाराणसी को। और वाराणसी के और भौगोलिक उपनाम कौन से हैं? एक तो भारत की आध्यात्मिक राजधानी, मंदिरों एवं घाटों का नगर। आगरा का भौगोलिक नाम दोस्तों पेठनगरी और श्रीनगर का पृथ्वी का स्वर्ग है और मदुरै त्योहारों का नगर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। इसके भू राजस्व सुधारों ने शेर शाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। अगला क्वेश्चन है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के बाद संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश के अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है, एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 25। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिक के अधीन है। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, नक्षत्र। एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र कहते हैं। अंतरिक्ष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1980 में। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी और इसे वर्ष 1982 में नवें एशियाई खेलों नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय किसे जाता है या किसे दिया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र पर। दोस्तों जलमार्ग और कहाँ से कहाँ तक और नदी और उसकी लंबाई देख लेते हैं। तो नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र पे स्थित है। और दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सादिया से धुबरी तक और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजिंग। 2022 शीतकालीन ओलंपिक के मेजबानी के लिए चीन की राजधानी बीजिंग को चुना गया। बीजिंग ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने के लिए विश्व का पहला शहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु। जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु, सतलुज, गंगा, सरयू, अरुण जो कोसी की एक सहायक नदी है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को एक सेल के विभव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दिया गया इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आयरिश संविधान से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिनको डीपीएसपी भी बोलते हैं का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं लेकिन ये वाद योग्य नहीं है, अर्थात न्यायपालिका द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता है। इन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य धुरी। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य धुरी कहा जाता है। यह एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन के पास मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था जो आधुनिक दिनों में तरौरी हरियाणा के अंतर्गत आता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने सजगता के साथ युद्ध किया जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई और कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई।
दोस्तों तराइन का जो पहला युद्ध है वो 1191 में हुआ था, और वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही लड़ा गया था, लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारी उद्योग और पूंजीगत सामान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह वर्ष 1953 में बनी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, और इस योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग, विशेषकर भारी उद्योग और पूंजीगत सामान थे। इस योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जा सकता है, क्योंकि इस योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी संसाधन के आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना था। अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पोलियोम्ब्रियोनी। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को बहुभ्रूणता कहा जाता है, और गौरतलब है कि एंजियोस्पर्म पुष्पी पादप है और जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, या पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। दोस्तों, आज की सेट पेपर के जो जीके जीएस के 50 क्वेश्चन थे वो कवर हो गए हैं, और इसके अगले में वीडियो में हम लोग इसका अगला सेट कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जाके चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, और आगे की जो आने वाली वीडियो है उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।